आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, पालक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग आणि आजच्या मॅथमॅटिक्स या विषयासाठी सब्जेक्ट एक्सपर्ट असलेले खेडकर सर आणि आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य प्राध्यापक देशपांडे सर, आमच्या कॉलेजचे कॅम्पस डायरेक्टर डॉक्टर आदमाने सर आणि सर्व प्राध्यापक वर्ग. मी प्राध्यापक जालिंदर कुटे आपल्या सर्वांचे JSPM इम्पिरियल अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि जैवन शिक्षण प्रसारक मंडळ पुणे च्या वतीने आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी JSPM म्हणजेच जैवन शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि JSPM इम्पिरियल अभियांत्रिकी महाविद्यालय विषयी थोडक्यात माहिती देऊ इच्छितो. JSPMच्या पुण्यामध्ये सर्व दिशांना 5 कॅम्पस आहेत. त्यात 7 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 3 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 3 फार्मसी कॉलेजेस, डी फार्मसी कॉलेजेस, MBA, MCA, BEd आणि शाळा असे विविध प्रकारचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था पुण्यात सुरू आहेत. सध्या JSPM ग्रुपमध्ये 50,000हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबद्दल सांगायचे झाल्यास सर्व महाविद्यालये NAAC गुणवत्ता प्राप्त आहेत. तसेच सर्व महाविद्यालयांनी NBA अक्रेडिटेशन साठी अप्लाय केलेले आहे. इम्पिरियल अभियांत्रिकी महाविद्यालयासंदर्भात सांगायचे झाल्यास महाविद्यालयाला NAACचा अ वर्ग दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तसेच CII ची प्लॅटिनम रेटिंग प्राप्त झालेले आहे. CII म्हणजेच महाविद्यालयाचे विविध कंपन्यांसोबत असलेले लायझनिंग. त्याच्यामध्ये इंटर्नशिप असेल, ट्रेनिंग असेल, प्रोजेक्ट असेल, रिसर्च असेल, नॉलेज ट्रान्सफर असेल, व्हिजिट्स असतील, प्लेसमेंट असतील, या सर्व महाविद्यालयाच्या जमेच्या बाजू असल्यामुळे CII ने महाविद्यालयाला प्लॅटिनमचा दर्जा दिलेला आहे. उत्कृष्ट निकाल, प्लेसमेंट, अनुभवी शिक्षक वर्ग, अद्ययावत प्रयोगशाळा, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, युनिव्हर्सिटी रँकर्स ही महाविद्यालयाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. महाविद्यालयाला ग्रीन कॅम्पसचा हा बहुमान प्राप्त झालेला आहे. मी प्राध्यापक DS खेडकर सरांचे थोडक्यात वर्णन करू इच्छितो. विंदा करंदीकरांच्या काही पंक्ती सरांबद्दल मी बोलू इच्छितो. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे आणि घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हातही घ्यावे, असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला लाभलेले आहेत. सरांच्या कारकिर्दीबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, सर गेल्या 10 वर्षापासून खेडकर क्लासेस नावाने पुण्यामध्ये क्लासेस चालवत आहेत. त्याच्यामध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी सरांकडनं शिक्षण घेतलेले आहेत आणि त्या शिक्षणाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी, फार्मसी, मेडिकल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत आहेत. मी आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा थोडक्यात सांगतो. प्रथमतः खेडकर सरांचे मॅथमॅटिक्स या विषयासंदर्भात मार्गदर्शन होईल. त्यानंतर त्यामध्ये तो वेळ असेल 11:15 ते 12:30च्या दरम्यान. त्यानंतर 12:30 ते 12:45 या वेळामध्ये प्रश्न उत्तराचा तास असेल. त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल. मी खेडकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. खेडकर सर. ओके, आज के सेशन में हम देखेंगे पूरा मैथमेटिक्स जो भी 11th-12th CET में आएगा, राइट? तो 11th-12th CET में जो कि मैथमेटिक्स 2021 में मैथ्स होगा 100 मार्क्स का, मैथमेटिक्स होगा 100 मार्क्स का, राइट? इसके साथ साथ यहाँ पर करीबन 50 क्वेश्चंस आएंगे और इस 50 क्वेश्चन में से मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू आपको मिलेंगे 100 मार्क्स, राइट? और इसमें से 50 को अगर हम तोड़ेंगे तो 10 क्वेश्चंस होंगे हमारे 11th क्लास के और 40 क्वेश्चंस हमारे होंगे 12th क्लास में. तो इस गिवन सेशन में जो आज का जो सेशन इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कौन से टॉपिक कहां से स्टडी करनी है, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर CET, उसमें से डिफिकल्ट टॉपिक कौन से, सिंपल टॉपिक कौन से, और कम समय में विद इन 30 डेज 45 डेज हम आराम से इस CET 2021 में आराम से मार्क्स ला सकते हैं. इसके साथ साथ जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं. वो प्रैक्टिस के लिए पेपर दीजिएगा, आपका और प्रैक्टिस होकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो विद इन 1 मिनट विल स्टार्ट आवर सेशन. तो इस सेशन में और जितना भी मैथमेटिक्स आपको मिलेगा 11th-12th में, वो इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे. सिंपल टॉपिक कैसे स्टडी करना है, डिफिकल्ट टॉपिक स्टडी कैसे करना है वो एक बार देखेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे. और मैं आपको आज फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम
हमें आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? ओहो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है वैभव, ठीक, ओके। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में जैसे कि मैं आपको बता दूं, राइट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में कौन से टॉपिक है जो कि आप आराम से वो कर पाओगे, राइट? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, कौन से टॉपिक सेलेक्टिव स्टडी करनी है, मतलब कौन से टॉपिक हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है। और सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट हमारे 11th क्लास में से हमें टॉपिक उठाना पड़ेगा जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उनमें से करीबन 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 to 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 3 to 4 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे, 3 और 6 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, अगर आप उठाओगे, देखिए एक बार इस ट्रिग्नोमेट्री में देखो, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप टॉपिक देख रहे हो, इस ट्रिग्नोमेट्री में करीबन 3 चैप्टर्स है और ईच चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे कि कंपाउंड एंगल, जैसे कि अलाइड एंगल। चल रहा है क्या इतर परती झालो लिव झालो इथलं, हां त्याला आता हे माइक लाव इथं, 1 मिनिट बना देतो सर, 1 मिनिट दुसरं माइक चालू सर 1 मिनिट। The meeting is on Facebook Live now. Okay. Yes. त्याला एक्सप्रेस करतो सर तुमचा हे सर इकडचा व्हिडिओ हा नाही सर हे पॉझिटिव्ह Recording in progress. कशाला recording? ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जो 11th क्लास में है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखो ठीक है, तो अब ये जो सेशन है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस सेशन में जो हमने टॉपिक जो डिसाइड किया, आज हमारा जो टॉपिक नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको करीबन 3 डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए सर। ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक, और ऑल क्लियर? इट्स ओके सर नाउ। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि टॉपिक नंबर 1 कंपाउंड एंगल, उसके बाद मिलेगा अलाइड एंगल, फैक्टर्स, डी फैक्टर्स। कंपाउंड एंगल में हमारे सीईटी में एक क्वेश्चन आएगा, राइट? कंपाउंड एंगल का हमारे सीईटी में एक क्वेश्चन आएगा। अलाइड एंगल एंड फैक्टर्स, डी फैक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, राइट? और ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 12th मैथमेटिक्स में इसके यूज होते हैं, राइट? तो इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल एंड फैक्टर्स एंड डी फैक्टर्स। बच्चों इसके साथ साथ हमें करना है, उसके साथ हमें और एक पॉइंट करना है, जैसे हमारा देखिए 12th क्लास में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स सेकंड और मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स सेकंड में आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इसके साथ साथ पेपर फर्स्ट में और एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपने
11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री उठाया, वहां पर आपको मिलेंगे 2 और 2 multiplied with 3 is equal to 6 marks. 2 multiplied with 3 is equal to 6 marks. 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, राइट? अब 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद आपको सेकेंडरी टॉपिक लेना पड़ेगा, वो भी 12th क्लास का, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारे बोर्ड्स के लिए वो टॉपिक था 10 मार्क्स के लिए, लेकिन अब ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पर 2 into all 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे या 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। बच्चों, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके अगर देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का साधारण चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप वो परफेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, राइट? इसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, हम समझते हैं 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आया आपका 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल मिला के आपके पास अभी 10 मार्क्स है। मैं बात कर रहा हूँ 11 की अलग और 12 की अलग बात नहीं करूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट हम फोकस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ये टॉपिक डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम ध्यान से रीड करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, वहां पर भी हमने फॉर्मूलाज देखे थे, वही फॉर्मूलों को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री आप परफेक्ट बनाओगे तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट बनेगा। तो ये 6 और ये 4 मार्क्स आपको मिल गए 10 मार्क्स। जो अब हमें जो थर्ड टॉपिक लेना है बच्चों, जो थर्ड टॉपिक लेना है, वो थर्ड टॉपिक होता है लिमिट, राइट? वो थर्ड टॉपिक कौन सा? लिमिट। लेकिन लिमिट यहाँ पे आप नहीं लोगे, आपको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, आपको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में है क्या? नंबर 1 डिफरेंशिएशन में आपको मिलेगा नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके साथ साथ और वहां पर पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने देखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री। वहां पर आपको कंपाउंड एंगल फार्मूला मिलेगा, अलग एंगल फार्मूला मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को सब मल्टीपल एंगल्स आपको मिलेंगे। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट है तो आप डिफरेंशिएशन बना पाओगे, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आपका डिफरेंशिएशन परफेक्ट नहीं होगा। और मैं इंपॉर्टेंट तरीके से बात बता दूं, डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 6 मार्क्स। इसमें है क्या इतना? डिफरेंशिएशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट है ना, तो आप डिफरेंशिएशन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो डिफरेंशिएशन आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझो? अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री आपने परफेक्ट बनाया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर लो, उसके बाद यहाँ पर साइन रूल मिलेगा, कोसाइन रूल मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जनरल सॉल्यूशंस मिलेगा, राइट? और यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन, है ना? अगर ये दोनों टॉपिक परफेक्ट है तो डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल जाएगा। डिफरेंशिएशन में हालांकि कितने आर्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आर्टिकल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सेकंड आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। आप लोग समझ रहे हो? ये सब आर्टिकल जो है वो डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट है तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आप डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा क्या कहते हैं, अरे यारो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है, ये चैप्टर डिफिकल्ट है, डाल दो ऑप्शन में। फिर बात करते हैं, चलो हमारा डेरिवेटिव डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है, ये टॉपिक्स अगर उनको डिफिकल्ट लगते हैं डालते हैं ऑप्शन में। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो सिंपल टॉपिक है वो सभी बच्चे करने वाले हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना उसको कोई हाथ नहीं लगाता। अरे बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक क्यों लगता है? सिंपल सी जाहिर सी बात है, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा डिफिकल्ट मानकर पढ़ा नहीं करते उनको तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफिकल्ट लगने वाला है। अगर आपका 8th खराब है तो 9th खराब होगा, अगर आपका 9th खराब है तो 10th खराब होगा। और बच्चों अगर आपका 10th खराब है तो आप 11th 12th में कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आईटीएफ वीक होगा, अगर ये दोनों वीक है तो आपका मैथमेटिक्स पेपर सेकंड पूरा का पूरा वीक होगा, आप सीट में कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो सेशन जो अरेंज किया है हाईकोर्ट ने, बच्चों को पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक कहां से स्टडी करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट है ना। अब ये जो डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत ही सिंपल आर्टिकल है,
फंक्शन में फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब इसके कोई फॉर्मूलाज भी है, मैं आपको थोड़ा सा जितने जितने मुझे फॉर्मूले हो सके वो एक फॉर्मूले में मैं एक फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिफरेंशिएशन के सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, जैसे कि जो जो टॉपिक डिफिकल्ट उसके आधार पे मैं वहां पर फोकस करूंगा। देखिएगा डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स है, जैसे कि मैं फर्स्ट बता दूं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, राइट, डेरिवेटिव ऑफ kx इज इक्वल टू k, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। जहां पर हम डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n यूज करेंगे तो वहां पर क्या लिखना है, n into x रेज़ टू n minus 1। जब कहीं x का पावर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 डेरिवेटिव ऑफ 1 by x होता है -1 by x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, e raised to x, यहां पे ध्यान देना बेटा, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x क्या होगा, e raised to x into log e, और हमेशा log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। डेरिवेटिव ऑफ a raised to x क्या होता है, a raised to x into log a, a raised to x into log a। बेटा ये क्या होता है, एनी कांस्टेंट, राइट। अगर कोई आपको अगर कोई सपोज एनी कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल मिलेगा, यहां पर आप बता सकते हो, राइट, a raised to x into log a, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक हमारे पास एक फार्मूला बेटा 6 है ना। जब हम डेरिवेटिव ऑफ साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे, tan की बात करेंगे, तो हमें दिमाग में रखने का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम एक ट्रिक लगाएंगे बेटा। हम लगाएंगे कपल। कपल क्या होता है, sin x का कपल होगा cos x, ओए, tan x का कपल होगा sec x, cot x का कपल होगा cosec x। ये जो कपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन करेंगे। जैसे मैं विराट कहूंगा आप बोलोगे अनुष्का, जैसे भी रणवीर सिंह बोलूंगा तो आप बोलोगे दीपिका। वैसे ही जब मैं साइन की बात करूंगा मुझे रिप्लाई कॉस में चाहिए, जब मैं कॉट की बात करूंगा मुझे रिप्लाई कोसेक में चाहिए। इन दोनों का झमेला है, इन चारों को बीच में मत कीजिएगा, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में साइन के साथ में बात कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई कॉस में चाहिए, जैसे ना कि tan से कॉट कोसेक में चाहिए। मुझे अगर मैं कॉस का बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे रिप्लाई साइन में चाहिए। अगर मैं अनुष्का कहा तो आपको विराट बोलना ही बोलना है। वैसे अगर मैंने tan कहा तो रिप्लाई आपका सेक में चाहिए, ना कि कॉट एंड कोसेक में। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, माइनस का स्टार्टिंग फ्रॉम c, माइनस का स्टार्टिंग फ्रॉम c। फिर से एक बार, माइनस का स्टार्टिंग फ्रॉम c, याद रखो। फिर हम बात करेंगे tan एंड sec की। जब मैं इसकी बात कर रहा था तो आप सब लोगों ने देखा है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, ओए होए होए, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x, राइट। डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस sin x। अब इन दोनों की जब मैं बात कर रहा था, ये चारों पॉइंट्स यहां पर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि कैटरीना, मैंने क्या कहा, दीपिका आपको रिप्लाई देना है रणवीर सिंह में, मैंने कहा आपको अनुष्का आपको रिप्लाई देना है इसमें विराट में। वैसे ही अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ cot क्या होता है, cosec स्क्वायर, बट स्टार्टिंग फ्रॉम c यहां पर आएगा माइनस, स्टार्टिंग फ्रॉम c यहां पर आएगा माइनस। समझ लो आप सब लोग, d by dx of tan x, d by dx of tan x is equal to sec square x। याद रखो, d by dx of cot x, d by dx of cot x equals to आपको मिलेगा माइनस cosec square x। सर यहां पर sec square x, वहां पर माइनस cosec x, माइनस cosec square। सर क्यों सर, मैंने अभी आपको कहा था कि जब डेरिवेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम c होता है वहां पर आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec की। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को डेरिवेटिव के फॉर्मूले पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत ही बड़ा समुद्र है, वहां पर हमें कंफ्यूज कर रहा है। हाँ मैं मानता हूं ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम उसको अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे, रिश्ता वही होना चाहिए लेकिन सोच अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, डेरिवेटिव ऑफ जो sec x होता है, डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है, आपको sin के बारे में नहीं सोचना है, आपको cot के बारे में नहीं सोचना है, आपको cosec के बारे में नहीं सोचना है,
है ना। मैंने क्या कहा था, इन दोनों के ही बारे में फॉर्मूले बताने हैं बाबू, आपको इन चारों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x जो होगा वो क्या होगा, sec x into tan x। देखिए इन दोनों के बारे में आंसर आपको मिल रहा है, तो कंफ्यूज काहे को आपको होता है। यहां पर देख लो d by dx of cot x, हो cosec x, d by dx of cosec x। हाँ जी, d by dx of cosec x। अगर डेरिवेटिव ऑफ cosec x आप निकालना चाहते हो तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ cosec x का जो इन चारों में से कोई नहीं आएगा। मैंने क्या कहा है आप लोगों को, सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, फिर हम दोनों की बात करेंगे। तो रिप्लाई इन दोनों में ही चाहिए, ऑर्डर वहां पे क्या काम, अंडरलाइन द वर्ड ऑर्डर वहां पर क्या काम। तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x बनेगा cosec x into cot x, cosec x into cot x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब यहाँ पर जैसे मैंने sec x into tan x लिया था, यहाँ पर cosec into cot लीजिएगा। मैंने एक रूल भी आपको बताया है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम c है बाबू, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम c है तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा माइनस, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ये हमारे चार फॉर्मूले अभी आपके जेब में है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, कपल बना दो, साइन का कनेक्शन कॉस, टैन का कनेक्शन सेक, कॉट का कनेक्शन कोसेक, साइन का कनेक्शन कॉस, टैन का कनेक्शन सेक, कॉट का कनेक्शन कोसेक। फिर उसके बाद इन चारों के बारे में ही बात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखो, जैसे स्टार्टिंग सी होगा, जैसे स्टार्टिंग सी होगा, जैसे स्टार्टिंग सी होगा, लगा दो माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सिर्फ इतना काफी है, सिर्फ इतना सफिशिएंट है। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास, ये हमारे डिफरेंशियल फॉर्मूला। फिर उसके साथ साथ हमें डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन रूल भी हमें करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा 12 का जो फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होगा और उस आर्टिकल नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन का मीनिंग फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। कुछ बच्चे कहेंगे सर अब ये फंक्शन 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 के आपने क्या लगा रखा है, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। ये अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट। यहाँ पर इसके साथ साथ और भी कुछ फॉर्मूला मिलेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप ले रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप ले रहे हो, तो वहां पर भी आपको क्या करना है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x 1 माइनस 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूलाज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने पड़ेंगे और आप धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम आप क्या करोगे, सॉल्व, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब इसमें कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में आर्टिकल है बेटा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके साथ साथ आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन, और करीबन आपको क्या होगा, यहाँ पर करीबन आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जैसे इनमें से कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, यहाँ पर देखो x रेज़ टू m and y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n। देखो एक बार, x raised to m into y, x plus y raised to m plus n, तो dy by dx आपको निकालना है। इसके साथ आपको ये भी मिलेगा ax square plus bx bxy plus cy square is equal to 0। यहाँ पर भी आपको dy by dx निकालने के लिए बोलेंगे। ये दोनों इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं, ये cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये इन तीनों में से आपको dy by dx निकालने के लिए बोलता है। dy by dx निकालो, dy by dx निकालो, या d2y by dx स्क्वायर निकालो। अगर आपके सिलेबस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इन तीनों में से हालांकि एक सिंपल एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आप dy by dx निकालो या तो आप d2y by dx स्क्वायर निकालो। और इनको जब ये प्रॉब्लम लेती है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इनका dy by dx आएगा y डिवाइडेड बाय x, इनका dy by dx आएगा y डिवाइडेड बाय x। x raised to m into y raised to n। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इनका dy by dx कितना मिलेगा, y डिवाइडेड बाय x मिलेगा। अगर इनका डबल डेरिवेटिव लोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट।
इनका जो डिफरेंशिएशन है आपको d2y/dx² मिलेगा, राइट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेरिवेटिव dy/dx का इंप्लिसिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और आपको और एक पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ और एक प्रॉब्लम मिलेंगे, y ये रहा √log x, राइट, √log x प्लस √log x, राइट, प्लस √log x, राइट, प्लस डॉट इंफिनिटी। यहाँ पर आपको और एक पॉइंट मिलेगा, y what, x raised to डॉट इंफिनिटी, है ना। ये भी प्रॉब्लम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के है, राइट। हमें ऐसे प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे और फिर आप लॉगरिथम ऑन बोथ को जब सॉल्व करोगे इसका आंसर होगा f'(x/2y-1), राइट। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप फोकस कर दो तो आपको डेरिवेटिव में करीबन बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 6 मार्क्स या 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था डिफरेंशिएशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलस पार्ट में सेकंड टॉपिक आपको मिलेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको मिलेगा जो सेकंड टॉपिक है। इंटीग्रेशन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक होता है विदाउट लिमिट और दूसरा होता है विद लिमिट। फिर से एक बार, एक होता है विदाउट लिमिट और दूसरा होता है विद लिमिट, राइट। विदाउट लिमिट को हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और विद लिमिट को हम कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और डेफिनाइट की प्रॉपर्टीज के आधार पे आपको वहां पर भी, फिर से एक बार, प्रॉपर्टी के आधार पे आपको वहां पर भी आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। 7 प्रॉपर्टीज है, उनमें से ऊपर वाले 3 जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही सिंपल है, निचले वाले जो 3 प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे है, ये डेफिनेट इंडेफिनेट के फॉर्मूले कैसे याद करना है, मैं आपको यही भी एक बार आपको फॉर्मूले में बताऊंगा कि कैसे याद करना है, उसको कैसे रिमेंबर करना है, राइट। देखो एक बात, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको लेवल वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन में लेवल वाइज, सर ये लेवल वाइज पढ़ाई क्या होती है? लेवल वाइज पढ़ाई मतलब क्या होता है? हालांकि इंटीग्रेशन के सभी प्रॉब्लम्स हमें सेम लगते हैं, इंटीग्रेशन के सभी प्रॉब्लम्स हमें सेम लगते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन के जितने भी टाइप्स हैं आप यूज कर सकते हो, वहां पर आप लॉजिक लगा सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन में 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। अब देखो एक बार, डेफिनाइट में, कम ऑन, इनडेफिनाइट, राइट, इनडेफिनाइट में कॉन्सेंट्रेट करना। इनडेफिनाइट में आपको विदाउट लिमिट पूछा जा सकता है और आप डेफिनाइट की अगर बात करोगे यहां पर आपको लिमिट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें जो 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इनडेफिनाइट के प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, ये डेफिनाइट के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इनडेफिनाइट में यहां पर। फिर उसके बाद लिमिट पुट अप कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर डेफिनेट में यहाँ पर आपको कुछ 7 प्रॉपर्टीज मिलेंगी और इन प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से आएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनडेफिनाइट के जो भी फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अलग अलग आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। अगर आपके पास इनके फॉर्मूलाज, इनके टाइप्स अगर अवेलेबल है तो कौन सा भी क्वेश्चंस आप आग लगा सकते हैं, कौन सा भी क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे पास 6 वंडर्स है, कितने वंडर्स है? 6 वंडर्स है। अब आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर, डेफिनेटली आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 16 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by x square minus 2, integration of dx divided by under root of 16 minus x square। हेलो, इसे कहेंगे 6 वंडर्स। हमारे पास 6 फॉर्मूलाज है और 6 फॉर्मूला इसी टाइप के ऊपर डिपेंड है और इनमें से बाबू एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन किस टाइप का होगा सर? आपको क्या बोलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू a इनटू log ऑफ
log of x by 4 plus c. What is the value of a? What is the value of a? तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या निकालना है? अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास फॉर्मूला चाहिए। हाँ, वो फॉर्मूला कौन सा है बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आएगा? 1 by a into tan inverse of x by a, है ना? 1 by a into tan inverse of x by a, यहाँ पर आपको आएगा tan inverse of x divided by 4, तो यहाँ पर आएगा प्लस c। तो निकालो वैल्यू ऑफ a। अगर आप कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आएगी? 1 by 4 आएगी। मतलब अगर आपके पास फॉर्मूला है, अगर आप डिफरेंट फॉर्मूला जानना चाहते हो तो आपको ये न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट में फर्स्ट, इंडेफिनेट में फर्स्ट आर्टिकल क्या है आपका? क्या है? सिंपल। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशन के, वहां पर पटक दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला पटकने के बाद सॉल्व कीजिए आप फर्स्ट पार्ट। सेकंड आएगा आपका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है? अगर आपका डेरिवेटिव परफेक्ट है तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आपका डेरिवेटिव परफेक्ट है तो आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट बनेगा। अगर डेरिवेटिव वीक है, हॅलो त्याला लिंक सांगितलं कसं पाहिजे काय, आणि म्हणलं तू कम्प्युटरचा माग म्हणतो हेलो, कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो ये था हमारा जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, जब मैं सॉल्व देखो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस रूट x। ये वाले क्वेश्चंस एंट्रेंस में आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस एंट्रेंस में आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस। से क्वेश्चन में इतना इस क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? अरे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो आपको वहां पर नजर क्या आ रहा है? अरे ये क्वेश्चन कौन से टाइप से सॉल्व करें, इस क्वेश्चन कौन से टाइप से मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, या आपको ये सोचते समय पर बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट है। कैसे सर? हमें एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कन्वर्ट इनटू फॉर्मूला बाय यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इस x को हम लिखेंगे रूट x इंटू रूट x, राइट? और प्लस यहां पर रूट x, तो रूट x लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास बेसिक फंडा ये है, रूट a इंटू रूट a इज इक्वल टू ये। तो इस x को हमने लिखा रूट x इंटू रूट x। तो अब ये वाला रूट x भाई साहब, ये वाला रूट x हम बाहर कॉमन लेंगे, है? सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये रूट x आया बाहर, अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस रूट x। अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस रूट x। तो आप काम करिएगा, ये जो t होता है ना, t यहां पर पुट कीजिएगा 1 प्लस रूट x। लीजिए डिफरेंशिएशन। सो देयरफॉर dt अपॉन dx, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। अब ये वाला 2 इधर आएगा तो होगा क्या? ट्वाइस dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट x। ट्वाइस dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट x। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो dx अपॉन रूट x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? ट्वाइस dt। ट्वाइस dt। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो एक बार, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये dx अपॉन dt को हम कहेंगे 2dt, और ये dx अपॉन रूट x को, राइट? अब देखिए बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, एक बार देखो, ये जो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट x को हम लिखेंगे 1 बाय t। ओए होए 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 होए। और dx अपॉन रूट x को हम लिखेंगे 2dt। देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हुआ है, देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हुआ है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t क्या होता है? log t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t क्या होता है? log t। तो 2 इंटू ये बनेगा log t प्लस c। आप 2 को सामने भेज दो, बाय m log is equal to log a raised to m, t की वैल्यू पुट कीजिएगा रूट x, हो गया आपका आंसर।
प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसे प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम होना है जिनका आपके पास सॉल्यूशंस मिलेगा। जिस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम्स कम समय में ले रहा हूँ इतना सारा फुल इंपॉर्टेंट है, जितना भी मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट आपके सामने में एक एक क्वेश्चन में लग रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 6 वंडर्स, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन में इंडेफिनाइट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि हमारे इंटीग्रेशन में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे इंटीग्रेशन में डिफरेंट भी है, वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगी, जैसे कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx, तो क्या होगा उसका, so is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a to b, है ना। वहां पर क्या होगा, लिमिट चेंज करा तो बाहर माइनस आएगा, राइट। वहां पर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी a to b f of a plus b minus x dx। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में से आपको करीबन सिर्फ इंटीग्रेशन में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, इंटीग्रेशन में से 4 क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन डेफिनाइट इंडेफिनाइट दोनों मिला के 4 क्वेश्चंस आएंगे। सो 4 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 8 मार्क्स वहां पर मिलेंगे इंटीग्रेशन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व। वहां पर भी एक क्वेश्चन वहां से आएगा। एरिया अंडर द कर्व बहुत ही सिंपल है, वो एरिया अंडर द कर्व डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगर वो इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपको सिंपल लगेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा ईच एंड एवरी ईयर आपको एक पॉइंट पूछा जा सकता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। और वहां पर आपको कंफ्यूजन ये किया जाता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं d2y by dx square ब्रैकेट का पावर 3 प्लस 3y into sin x प्लस dy by dx ब्रैकेट का पावर 4 is equal to 0। Which of the following डिग्री एंड ऑर्डर, क्वेश्चन में क्या देता है, डिग्री एंड ऑर्डर। आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप क्या रखते हो, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ये जब आप रटोगे तो जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये देता है बेटा 3,2, फिर एक बार 2,3, फिर आता है 4,1 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको आपके दिमाग में क्या होता है, फाइंड करो ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड करो ऑर्डर एंड डिग्री। लेकिन जब एग्जाम एंट्रेंस में जब क्वेश्चन आएगा वो आपको ऑर्डर एंड डिग्री नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा डिग्री एंड ऑर्डर कितना है। तो आप क्या लगाते हो लॉजिक, ऑर्डर ये है डिग्री ये है, खत्म। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिग्री पहले ऑर्डर दूसरी बात, राइट। डिग्री पहले पूछना है और दूसरी बात, और आप लॉजिक क्या लगाते हो, ऑर्डर डिग्री ऑर्डर डिग्री। वहां पर आपको होता है कंफ्यूजन और यहाँ पे 2 मार्क्स से जाते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हमेशा ऐसा एक भी ये नहीं वहां पे क्वेश्चन नहीं आया, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। फिर आप धीरे धीरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप आगे बढ़ते हो। जब आप आगे बढ़ोगे तो वहां पर भी आपको अलग अलग पॉइंट्स मिले, जैसे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पर लेना पड़ेगा, राइट। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से, फिर से एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन में से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस, और 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 4 मार्क्स। अब ये दोनों क्वेश्चंस कौन से होंगे सर, दोनों क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है और वो भी डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो वेरिएबल सेपरेबल या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक एक जो चैप्टर में आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है सीईटी होगी कि नहीं होगी, राइट। सीईटी कब होगी, हमारा मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत बोर हो चुका हूं पढ़ाई करके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। इंपॉर्टेंट ये है अगर सीईटी अगर हमें फेस करना है तो सीईटी को सामने सीना तान कर आप उनको सामने जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा डिग्री एंड ऑर्डर के ऊपर 101% आएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो होता है वेरिएबल सेपरेबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा।
हालांकि एप्लीकेशन के ऊपर इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो पूरा जो सिलेबस हुआ इस बार वो आप घर में बैठ के पढ़ाई किए हो, वो भी ऑनलाइन, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन जितनी भी आपने पढ़ाई की है उतना परफेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे और वो भी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, इसके फॉर्मूला लिखना है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पीडी के ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड बीडी के ऊपर सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा। पीडी के ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे और बीडी के ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा। वहां पर आपको 3 क्वेश्चन मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 6 मार्क्स मिलेंगे। ये था पूरा मैथमेटिक्स। मैंने सीक्वेंस आपको कैसी दी है? नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास, उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसके बाद लेना है लिमिट। उसके बाद क्या लेना है? लिमिट। सर लिमिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। सर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार हमें जरा बता दो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 ऐसा क्वेश्चन आएगा, या dy बाय लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या है ये? log ऑफ x + 3 माइनस log, यहाँ पर 0 रखो, log 3 डिवाइडेड बाय x, राइट? देन l इज इक्वल टू, देखो एक बार लिमिट क्या होता है, देखो एक बार लिमिट क्या होता है। मैंने क्या कहा? लिमिट x टेंड्स टू 0 log of x + 3 माइनस log 3 अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट? अब इसको लिमिट के मेथड्स आपको नहीं यूज करना है। लिमिट के अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिएगा? यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिएगा। सर ये यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है सर? जब आप x की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो log 3 माइनस log 3 अपॉन 0 दैट इज अ 0/0 फॉर्म। तो आप यहां पर डायरेक्ट यूज कीजिएगा लॉगरिथम। लॉगरिथम यूज कीजिएगा। सर कैसे लॉगरिथम? देखो एक बार, डेरिवेटिव ऑफ log x + 3, डेरिवेटिव ऑफ log x + 3 1 डिवाइडेड बाय x + 3 और डेरिवेटिव ऑफ x is 1। अब लिमिट पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 0 + 3, आंसर होगा 1/3। ये 1/3 2 सेकंड के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। करना क्या है? नंबर 1, जब आप लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली यूज करना है यल हॉस्पिटल रूल। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आईटीएफ, तीसरा डिफरेंशिएशन, चौथा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, पांचवा लिमिट, छठवा इंटीग्रेशन, 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन, 8 डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद पीडी एंड बीडी। इतने टॉपिक्स अगर आप परफेक्ट करोगे तो आउट ऑफ 100 आपको मिलेंगे 70 मार्क्स या 80 मार्क्स। 70 to 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। 70 to 80 मार्क्स याद रखना। 70 मार्क्स, कम से कम 70 मार्क्स मिलेंगे। जो मैंने आपको जो सीरीज बताई है आउट ऑफ 100, वहां पे मैंने 11 का भी पोर्शन कवर किया है और 12 का भी पोर्शन कवर किया है। ये रहा 70 मार्क्स। सर रिमेनिंग 30 मार्क्स आपको कहां पर मिलेंगे? अरे ये तो बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स का पेपर 1 स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फंक्शन में याद रखो, जो फंक्शन जो टॉपिक है ना, फंक्शन में आपको पूछेगा डोमेन। याद रखो, डोमेन एंड रेंज। जब आप फंक्शन अगर आप टॉपिक पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा डोमेन एंड रेंज। याद रखना, डोमेन एंड रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। डोमेन एंड रेंज, सेट, रिलेशन, फंक्शन टॉपिक तो है, उसमें डोमेन एंड रेंज फंक्शन में टॉपिक आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज। सेट, रिलेशन, फंक्शन आपका स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल टॉपिक है। अब हम आएंगे 12 के ऊपर आएंगे। जैसे कि हमारा जो 12 का जो डिफरेंशिएशन, 12 का जो पार्ट है पेपर 1, पेपर 1 में क्या क्या हम पढ़ाई करते हैं? लॉजिक, मैट्रिसेस। हम बात करेंगे लॉजिक की, मैथमेटिकल लॉजिक की। मैथमेटिकल लॉजिक में क्वेश्चंस आपको किस टाइप के आएंगे? कौन से फोकस ऊपर करना है हमें? नंबर 1 निगेशन के रूल्स, कॉन्सेंट्रेट करना लॉजिक के ऊपर। कौन से हमें इंपॉर्टेंट है? लॉजिक के ऊपर। सर लॉजिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे? लॉजिक पर आपको बेटा मिलेंगे 2 और 3 क्वेश्चंस। हमेशा 2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, 2, राइट? सर लॉजिक में कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना पड़ेगा कि सीईटी हमें अच्छी तरह से देना है या नहीं देना है।
अगर आप सीट अच्छी तरह देखो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको टीचिंग करने वाले टीचर्स भी अच्छे मिलेंगे, अगर आपको टीचिंग करने वाले अगर टीचर अच्छे मिलेंगे तो आपको जॉब भी भारी भरकम मिल सकती है। कॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है, कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा ये बहुत जरूरी है, राइट। ओके, देख लो एक बार, ये जो पार्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये लॉजिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लॉजिक में कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 निगेशन एंड कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। फिर से एक बार से बोलो, फिर से बोलो सर, रूल्स ऑफ निगेशंस एंड कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। फिर से एक बार सर, रूल्स ऑफ निगेशंस और कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों के ऊपर, राइट। फिर लास्ट में आपको स्विचिंग सर्किट, अगर आपके सिलेबस में था, सिलेबस में अगर है तो स्विचिंग सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, अगर वो नहीं है तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी के ऊपर। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चंस, एक बार दिमाग में डाल के रखो, कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन निगेशन, रूल्स ऑफ निगेशंस और कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव पर हमेशा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। सर कॉन्वर्स इनवर्स क्या है? आपको देगा P इंप्लाइज Q, क्या देगा? P इंप्लाइज Q, आपको क्या देगा? P इंप्लाइज Q, राइट। इसका आपको क्या निकालना है? कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कॉन्वर्स इनवर्स, तो आप क्या कीजिएगा, इसका लगा दे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या कहते हैं? कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा याद नहीं रखना है, हमें लिखना है इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा। हमें क्या रखना है? इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा, इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा। इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा क्या है सर? बहुत ही सुंदर, आप डायरेक्टली निगेशन लगा दो निगेशन, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये होता है इनवर्स। जैसे ही आपको कोई स्टेटमेंट मिलेगा उसको निगेशन लगा दो निगेशन, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन P, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q इज नथिंग बट इनवर्स। बेटा उसको उल्टा करो, उल्टा, Q implies P, Q implies P, इसे हम कहेंगे कॉन्वर्स। क्या कहेंगे? कॉन्वर्स। और अब इसको निगेशन लगा दो, निगेशन Q implies निगेशन P, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव। जो स्टेटमेंट आपको देगा P implies Q, उसे डायरेक्टली निगेशन लगा दो, इनवर्स। इसको उल्टा करो, उल्टा, कॉन्वर्स, फिर निगेशन लगा दो, कॉन्ट्रापोजिटिव। पहले निगेशन लगा दो, इनवर्स, दूसरा उल्टा करो, कॉन्वर्स, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रापोजिटिव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। रूल्स ऑफ निगेशंस, रूल्स ऑफ निगेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आएगा। और कुछ लोग कहेंगे सर ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है, T F R ट्रू एंड R yes R फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट का आंसर बता दो, T है क्या F है? अरे तो टेबल में होता है ना, यहाँ पे इतना टेंशन है, क्यों बात कर रहे हो? ये तो हो जाएगा, आपने बोर्ड में टेबल में किया होगा कि टेबल बना दो, टेबल बना दो, टेबल बना दो, टेबल बना दो। टेबल 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ड्रॉ दी ट्रुथ टेबल बना दिया, उसके बाद फाइंड आउट करो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन की कॉन्टिजेंसी, आपने वही किया। और तीसरा जो थर्ड फेज है, आपको बोलेगा लॉजिकल इक्विवेलेंस देख लो कौन सी इक्वल है, वहां पर वही लॉजिकल आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अलग तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि रूल्स ऑफ निगेशंस एंड इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा जी, हेलो, क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पर क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये था लॉजिक के बारे में। अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इतना टेंशन तो आपको नहीं लेना है। आपको इनवर्स आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या अवेलेबल है, हाँ इनवर्स फाइंड करना है, ओए 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 ओए, इनवर्स फाइंड करना है। अगर इनवर्स फाइंड करना है तो आपको वहां पर, फिर से एक बार, अगर इनवर्स फाइंड करना है तो आपको वहां पर है ना 2 मेथड्स है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो कॉलम तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक लॉजिक अप्लाई करेंगे एडजॉइंट का।
एडजॉइंट लॉजिक क्या है? A into adjoint of A, adjoint of A into A is equal to determinant of I, determinant of A into I. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, A B C D 2x2 मैट्रिक्स है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ A निकालना चाहते हो तो क्या करना है? सिंपल, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। देखो यहाँ पे आया D, यहाँ पे आया A, इनका साइन चेंज करना है, माइनस B माइनस A, डायरेक्टली शॉर्टकट बाय एडजॉइंट ऑफ A, बाय एडजॉइंट ऑफ A। मैं इतना सारा डिटेल में आपको नहीं ले सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और वहां पर इस एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, आपको मैट्रिक्स ए देगा, राइट, इनवर्स फाइंड करो, राइट, और आपको के की वैल्यू देगा, वो के की वैल्यू फाइंड करो। तो आप यहां पर क्या करना है? एडजॉइंट के बहुत सारे शॉर्टकट रूल्स हैं, वो शॉर्टकट रूल्स आप एक पेज पे साइड पे लिखिएगा और वहां पर सॉल्व कीजिएगा। तो वहां पे एक क्वेश्चन एडजॉइंट, एक नहीं दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मैट्रिक्स वहां पर हमारा खत्म। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, मैंने कहा था जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परफेक्ट है वो आईटीएफ कराएगा। फिर आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टॉपिक बहुत सिंपल है, आप देख लो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसका नाम है 3D वेक्टर एंड प्लेन, 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड प्लेन, तीनों में से करीबन 4 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर जिसका वेक्टर परफेक्ट है, वेक्टर परफेक्ट में आप वहां पर आप बॉक्स प्रोडक्ट यूज करते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, राइट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बहुत सारे वहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट में वहां पर मिलेगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा, राइट। तो अगर आप जितनी भी आर्टिकल्स में आपको ये कह रहा हूं कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है? वहां पर वो आर्टिकल्स थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देना है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की और, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको हम कहेंगे लास्ट टॉपिक जो हम वहां पर ग्राफ जो बनाते हैं, लास्ट टॉपिक में लीनियर प्रोग्रामिंग उस टॉपिक का नाम है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? एलपीटी हम क्या करते हैं? वहां पर इक्वेशंस लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पर बन जाता है। तो ये था ओवरऑल मैथमेटिक्स अबाउट जो सीईटी में आएगा। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी सीईटी नहीं होगी, हमारा सीईटी नहीं होगा, राइट, तो हमें किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके साथ मैं डायरेक्टली डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आप किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे, अगर आपका जो फर्स्ट ट्रैक अगर गलत होगा, गलत मतलब आप ऐसा सोचो कि जो आपने जो डिसीजन फर्स्ट लिया है, अगर वो फर्स्ट डिसीजन अगर आपका गलत हुआ, तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 4 साल वहां पर पढ़ना होता है। वो कॉलेज हम चेंज नहीं कर सकते, 4 साल, और वो 4 साल होने के बाद हमें एडमिशंस मिलेगा, अब हमें बाहर जॉब मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास नॉलेज का भंडारा बहुत है, और जो नॉलेज का भंडारा कौन प्रोवाइड करने वाला है? एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड करता है, मतलब उन्हीं के टीचर्स लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, उन्हीं के टीचर्स लोग जबरदस्त होने चाहिए जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सके। आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारे वहां पर अलग अलग सभी बैचेस का स्टडी करना पड़ता है। सेकंड ईयर से आपको कंप्यूटर अलग होता है, इस बार एएनटी से अलग होता है। तो कंप्यूटर अगर किसी का है तो उस डिपार्टमेंट के टीचर परफेक्ट होने चाहिए, माहिर होने चाहिए। अगर कॉलेज अच्छा है तो वहां के टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे, अगर टीचर्स अच्छे मिलेंगे तो आपको टीचिंग अच्छे से करेंगे, अगर आप टीचिंग अच्छे से करेंगे तो आप आराम से पढ़ पाओगे विदाउट टेंशन। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो सकता है, जैसे कि हमारे इंपीरियल कॉलेज में हमारे बैच का एक लड़का है इंग्लिश शाखा, उसको 30 लाख अभी पैकेज मिल रहा है, 30 लाख। कोई भी कंप्यूटर वाला 18, 19, 15, 10 के बीच में नहीं है, आगे ही वो पैकेज ले रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि टीचिंग करने वाले फैकल्टी अच्छी मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, तब जाके आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपको किसी भी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करेगी।
राइट। तो अब ये सब कब से होता है, जब से आप अगर सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होगा, अब आप 11th में जाओगे। अब सर ये वाला मैथमेटिक्स इतना करने की जरूरत है? 101% जरूरत है बाबू। जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आओगे वहां पे मैथ्स 1 है, मैथ्स सेकंड है, मैथ्स थर्ड है, तो अगर आपका ये वाला बेसिक परफेक्ट है तो वो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। अगर ये वीक है तो वहां पे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे एक आपको सजेशन है, मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे बहुत सारे बच्चे उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो इस बार जरूर पढ़ाई करेंगे, आज से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अगर आप आज पढ़ाई करोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी सिंपल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, हमारे फर्स्ट के जो एचओडी है बागचौरे सर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स वहां पर प्रैक्टिस के लिए निकाल के रखे हैं। आपको क्या करना है, घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और उनके एग्जाम देना है। जब आप एग्जाम दोगे आपको समझ में आएगा कि मुझे कितने मार्क्स मिल चुके हैं, कौन सा टॉपिक ठीक है। जब आप एग्जाम नहीं दोगे तो कैसा रिजल्ट आएगा आपका, समझो आप सब लोग। सो सर ने खुद मेहनत करके जितने भी हमारे महाराष्ट्र में टीचर्स हैं उनको एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन्होंने पेपर बनवाए हैं। फिजिक्स का 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स, जैसे एनुअल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, उन्होंने वैसे फैकल्टीज को अरेंज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर उन्होंने निकाले हैं। और वो क्वेश्चन आपको स्टेप फर्स्ट क्या करनी है, स्टेप फर्स्ट अगर आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है, पूरे फॉर्मूले लिखने हैं। और फॉर्मूला आपके ब्रेन में है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको ब्लैंक पेपर लेना पड़ेगा, एक पेन लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आ रहा है तो बहुत बढ़िया। फिर आपको अलग अलग क्वेश्चन रीड करना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, मतलब रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। हाँ जी, आपने रिवाइज भी किया, आपने रिवाइज भी किया। फिर आपको क्या करना है, आपको खुद को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरा कितना है। तो सर ने जो पेपर निकाले हैं वो पेपर एक बार जाके ऑन कीजिएगा, फिर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उस पर एक काम कीजिए, आप जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एक बार उस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारा और एक सेशन अगर हमारा और एक अगर सेशन होगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूला सीट है, जितने भी वैरायटीज है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक क्वेश्चन वीक हो गया तो उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो आर्टिकल परफेक्ट बनेगा। तो धीरे धीरे ऐसे आपको हर रोज कम से कम 10 तो 15 पेपर आपको ऑल सिलेबस के ऊपर देने पड़ेंगे, राइट। ओके, तो ये था अबाउट सीईटी। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज इतना आपके पास आपको प्रैक्टिस करवा के ले रहा है तो आप एक बार उनके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, रिजल्ट तो बेहतरीन और बेमिसाल आएगा। ऑल डन सर, इतना ही काफी है सर। हेलो, हाँ सर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल डू, विल हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. ऑल स्टूडेंट्स कैन unmute yourself and ask, or you may post your question in the chat box. हो गया सर? The queries you have about the mathematics subject, what else you required from the Kedkar sir is very experienced one in that, and he will share all the details with you, what you people have to do to score maximum marks. You can unmute yourself. Students can unmute. It is not a your college class or anything. It's a interaction class. You can interact with us. Sir, there is a question. Shall I read? Kedkar sir. Kedkar sir, there is a question. Shall I read? The question is, calculus के पार्ट सॉल्व करने
में टाइम बहुत लगता है, सर कुछ ट्रिक्स बताइए। या कैलकुलेटेड पार्ट में अगर आपको कैलकुलस पार्ट में सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाज है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शंस। आपको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में नहीं है बाबू, हो मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चों को एक ही प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स पेपर सेकंड का, राइट। और वहां पर जैसे आप देख रहे हो y इज इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x dy बाय dx निकालो। तो वहां पर अगर आप बोर्ड की टाइप से जाओगे तो आपका घंटा तो बजने वाला है, तो अपने लॉग ऑन बोथ साइड, फिर उसको डिफरेंशिएशन करो, फिर ये करो वो करो, टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट्स भी है, जैसे कि y इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू g ऑफ x। अगर आपको ऐसा है तो आप dy बाय dx शॉर्टकट्स लगा सकते हो। कैसे? f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, f of x raised to g of x in bracket f dash of x divided by f of x into g of x plus g dash of x into log f of x। ये वाला यूज करके आपका ये डिफरेंशिएशन जो एक पेज का होता है ना, वो एक स्टेप में आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सर? देखो रे देखो, dy by dx इज इक्वल टू क्या है? f of x रेज टू g of x, इसका ही हम लेंगे x रेज टू tan इनवर्स x। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, f of x क्या होता है बाबू? x होता है। g of x क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। तो f dash of x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है? 1। यहां पर f of x है, मैं यहां पर लिखूंगा x। g of x क्या है? tan इनवर्स x। अरे हुआ प्रॉब्लम। g dash of x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 plus x square into log f of x। log f of x क्या होता है? log x। देख लो सब लोग देख लो, इस प्रॉब्लम का आंसर मैंने एक ही स्टेप में निकाला है, दो भी स्टेप्स मैंने नहीं यूज किया है ना बाबू। देखो एक ही स्टेप मैंने यूज की है, एक ही स्टेप। ऐसे कितनी प्रॉब्लम आने दो, यही लॉजिक लगा दो। f of x raised to g of x क्या फॉर्मूला है? f of x raised to g of x, f dash of x upon f of x into g of x, g dash of x into log f of x। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। इसको कुछ ट्रिक्स है, अगर आप कैलकुलस में वहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जहां पर प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पर ऐसे ट्रिक्स अवेलेबल है, वो यूज करना है बस, दैट्स इट। ओके हेलो। हाँ ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हाँ सर आया है। सर इंटीग्रेशन के ट्रिक्स कुछ बताइए। इंटीग्रेशन के ट्रिक्स, ओके। तो आज ही के दिन हम पूरा मैथ्स नहीं कर सकते, आज ही के दिन। तो अगर ऐसा हुआ कि अगर आप एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके ट्रिक्स वगैरह, जितने भी आपके चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, एक बार आईकोर का जो मेल होता है या कुछ क्वेरीज होता है वहां पर भेज दीजिएगा। और इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन में मैं कहूंगा कि आपको आराम से करीबन 6 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसके ट्रिक्स अलग अलग है। मतलब मैं आपको कैसे बता दूं कि याद रखने का तरीका, याद, मैं ये कह रहा हूं कि उसको याद कैसे रखते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स अवेलेबल है, कुछ फॉर्मूलाज है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटीग्रेशन मेन फॉर्मूलाज में, मेन फॉर्मूला ले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। अरे फॉर्मूला एक झटके के अंदर सभी फॉर्मूले होते हैं, पता है आप लोगों को। देखते जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्या कीजिएगा, एक बार सबमिट करो, और फिर जिस दिन मुझे लिस्ट मिलेगी वही टॉपिक्स में उठाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे आज ज्वाइन हो चुके हैं, ये जो ऐसे जो मतलब सेशंस है ना, आपके साथ फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। उनके भी डाउट्स अगर इनके पास आएंगे तो डाउट जितने ज्यादा डाउट्स होंगे तो उसी आधार पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसी आधार पे आपको रिवीजन मिलेंगे। और बता दो क्या हालचाल? सर प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल के कितने क्वेश्चंस आएंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी भी कहा था
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे। सर कहां आएंगे? कहीं क्या आएंगे? जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रेशन अवेलेबल है। इंटीग्रेशन याद रखना, p ऑफ x इज इक्वल टू नहीं क्या माइनस इंफिनिटी से x i तक है ना, माइनस या x i से माइनस इंफिनिटी तक, वो इंटीग्रेशन आपको वहां पर एक क्वेश्चन आएगा। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा आपको समझने के लिए, जिसका इंटीग्रेशन परफेक्ट है वही तो पीडी सॉल्व है, अदरवाइज नहीं। मैंने क्या कहा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओहो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू बाइनोमियल में से एक क्वेश्चन आएगा, पीडी में से 2 क्वेश्चन आएंगे। सर 11 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन कैसे आएंगे? आराम से, जैसे कि मैं आपको बता दूं 11th में से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने क्या कहा था आप लोगों को, 11th में ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बाबू, एक टॉपिक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टर्स, डिफैक्टर्स, मल्टीपल, सब मल्टीपल, अलाइड कंपोनेंट, तो 3 क्वेश्चंस तो बनते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। फिर टॉपिक्स कौन से बचे हैं? अगर 3 क्वेश्चंस वहां से आ गए, कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है? 7 में से क्या क्या आएगा? फंक्शन में आएगा डोमेन रेंज, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से एक आएगा, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक आएगा है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक आएगा वहां से। तो 7 चैप्टर और ये ट्रिग्नोमेट्री, एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। फंक्शन आया तो डोमेन आएगा, रेंज आएगा, बस। सर लाइन और प्लेन के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? लाइन एंड प्लेन के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो लाइन में 2 पार्ट्स आपको माने जाते हैं। लाइन में कैसा है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू डबल पॉइंट, 2 पॉइंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू डबल पॉइंट, है ना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। और वहां पर एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मैं एक पॉइंट आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 101% आएगा। फिर से एक बार, एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सेम क्वेश्चन ऑन वेक्टर सर। वेक्टर्स में हमने क्या क्या देखा था? वेक्टर्स में आपको कहां पर फोकस करना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन, राइट। उसके साथ साथ आपको वहां पर मिलेगा कि कोलिनियर वेक्टर है या नहीं, कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। या उसको छोड़कर जो आपका जो सेकंड जो पार्ट होता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहां से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एक क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? एलपीपी में से एक क्वेश्चन आएगा, एलपीपी में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सिंपल था, आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल। वोट ऑफ थँक्सला सुरुवात करण्यापूर्वी खेडकर सरांचं आभार मानू इच्छितो। सरांनी विषयातील बारकावे असतील, त्यातील वेक्टर असेल, त्यानंतर लिनियर प्रोग्रामिंग असेल, ट्रिग्नोमेट्री असेल, डिफरन्शिएशन असेल, इंटिग्रेशन, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रा असेल, आणि 11वीचा जो काही सिलेबस आहे त्यातनं किती क्वेश्चन येऊ शकतात आणि कोणत्या पार्टवर जास्त भर असणार आहे, तर त्याविषयी मार्गदर्शन केले। त्यासाठी मी सरांचं जेएसपीएम इम्पिरियल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि रिसर्च तर्फे आभार मानतो। आणि एक शेवटचा क्वेश्चन आहे की एक आविष्कार बर्वेचा आहे सर, सर अवेलेबल आहात? हां सर बोला ना। हा, फक्त त्याचा क्वेश्चन आणि त्याचा जो डाऊट आहे तो क्लिअर झालेला नाही। तो म्हणतोय की 11वीचा 20% सिलेबस आहे, 10 क्वेश्चन येणार आहेत, 10 चॅप्टर आहेत, तर सर पर चॅप्टर एकच क्वेश्चन येऊ शकतो, मग ट्रिग्नोमेट्रीचे 2-3 क्वेश्चन कसे येऊ शकतात? हॅलो, याच्यामध्ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीईटी के अगर पेपर आप देख रहे हो, पूरा एनालिसिस अगर आप कर रहे हो, पूरा टोटल,
तो अगर 10 क्वेश्चन में से वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि यार इसमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने के लिए वो क्वेश्चंस आपको देने के लिए उनको 2 क्वेश्चंस सिलेक्शन करना पड़ता है। तो जहां तक जितनी बार भी हमारे पेपर हो चुके हैं एंट्रेंस की, जितने पेपर्स हो चुके हैं उनको पेपर्स को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके समझ के मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा है। 2-3 क्वेश्चंस आराम से आएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, राइट? मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट क्लियर, अगर इसका और भी अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, उनका जो मेल है आईकोर का, कुछ ऐसे कुछ टीचर लोग हैं उनके साथ डिस्कस करना है, वहां पर मेल डाल दीजिएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे, पूरा का पूरा जो पेपर जिस टाइप में आता है, जैसे कि 2019 में जितने भी पेपर जो उनमें से एक पेपर उठाएंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको आराम से सॉल्व करके दे सकता हूं, और तब जाके वहां पे समझ में ये आएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको समझ में ये आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री से करीबन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? अगर आपको वैसा कुछ डाउट्स है, ऐसा चाहिए तो मैं अभी तक इतना ही बता सकता हूं। The last question is not relevant with mathematics, but relevant with CET JEE. सर, JEE जसे पर्सेंटाइल काउंट करतात तसे सीईटी मध्ये काउंट करतात का? ते ह्या वर्षी डिसाइड नाही, किंवा काय होईल सांगता येत नाही. गव्हर्नमेंट कधी काय करत सांगता येत नाही. आज लग्न झालं म्हणजे उद्या लग्न नाही झालं म्हणते, मग त्या बायकोला सोडून द्यायचं का धरायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. धन्यवाद खेडकर सर, खूप छान मार्गदर्शन केलं विद्यार्थ्यांना. आणखीन एक आलेलं आहे, 11 का कभी कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या सर? जो आपका जो साल था 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस किया था, उनमें से क्वेश्चंस जितना भी सिलेबस रिड्यूस किया था वो रिड्यूस करके जितना भी पोर्शन आपके लिए था उतने पोर्शन में से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जो रिड्यूस किया था उसके आधार पे क्वेश्चन था, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आहे की सेशन्स रेकॉर्डेड भेटेल का? यस, भेटणार आहे. आमच्या फेसबुक लाईव्हला अवेलेबल आहे, आयकर करिअर गायडन्सला, आणि तुम्हाला युट्यूबची सुद्धा लिंक भेटेल. फक्त तुम्ही त्या जो काही रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिलेला आहे त्यात रजिस्टर करा. तुम्हाला पर्सनली त्याचा युट्यूब लिंक असेल, फेसबुक असेल, त्याचा मेसेज येऊन जाईल लिंकचा, ठीक आहे? आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं सर. काही ज्या काही सब्जेक्टच्या टिप्स होत्या, ट्रिक्स होत्या, की कमीत कमी वेळामध्ये विषय कसा कव्हर करावा, जास्तीत जास्त मार्क्स कसे मिळवावे, आणि खूप छान मार्गदर्शन झालं. त्याचा नक्कीच फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. विद्यार्थ्यांनी सर्व नोट्स लिहून घेतलेल्या असतील, त्या डिक्टेट केलेल्या असतील, आणि जर नसेल केलेल्या तर लाईव्ह सेशन हा रेकॉर्ड झालेला आहे, फेसबुकला अवेलेबल आहे, युट्यूबला अवेलेबल आहे. तुम्ही कोणत्याही पॉइंटला जाऊन ते ऐकू शकता. आणि आपले खेडकर सर हे पुण्यामध्येच क्लासेस घेतात, खेडकर क्लासेस म्हणून प्रसिद्ध आहेत. खूप सारे विद्यार्थी इथनं पासआउट झालेले आहेत आणि चांगल्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहेत सरांचे विद्यार्थी, आणि पासआउट झालेले विविध क्षेत्रामध्ये ठसा उमटवत आहेत. तुम्ही खेडकर क्लासेस म्हणून इंटरनेटला सर्च मारू शकता, तुम्हाला खूप सारे त्याच्याबद्दलचे रिव्ह्यू चांगले आहेत ते भेटतील, आणि तुमच्या मित्रांनाही तुम्ही क्लासेस संदर्भात सांगू शकता. आणि राहिलं इतर तुमचं जे काही ऍडमिशनच्या संदर्भातल्या जे काही माहिती आहेत, माझ्या पाठीमागे जी व्हर्च्युअलची स्क्रीन दिसते, तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता. त्या सर्व गोष्टींसाठी तुम्हाला मार्गदर्शन अवेलेबल आहे, आणि तुम्हाला त्यासाठी कॉलेजमध्ये चक्कर मारायची गरज नाहीये. तुम्हाला डायरेक्टली आमचा व्हर्च्युअल डेस्क आहे, जसा हा झूम मध्ये आपण आता लेक्चर घेतोय तसं तुम्हाला सर्व मार्गदर्शन तुम्हाला लाईव्ह घर बसल्या भेटू शकेल. ज्यांना शक्य आहे, कॉलेजच्या जवळपास आहेत, पुण्यात आहेत, ते येऊ शकता कॉलेजमध्ये. कॉलेज ओपन आहे, पूर्ण वेळ ओपन आहे, सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत ओपन आहे कॉलेज, ठीक आहे? केमिस्ट्री आणि फिजिक्सचे सुद्धा सेशन्स रेकॉर्डेड आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला भेटतील. धन्यवाद सर, आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे आभार. तुम्ही शांततेत आणि संयम